गुड मॉर्निंग बच्चों, 10th क्लास शुरू कर रहे हैं हम। आज से आपको 10th क्लास का रेगुलर लेक्चर मिलेगा। 20 या 25 मिनट का रेगुलर लेक्चर मैं 10th क्लास का दूंगा। तो सबसे पहले तो जैसे कि हम करते हैं, कल आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ था, तो उस क्वेश्चन के बारे में आपको कुछ ध्यान है, आपने पढ़ा तो मेरे को बताओ, कमेंट करके बताओ कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं। कोई दो एग्जांपल आप कमेंट में लिख दो कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो अब बात करें ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की बात करूं मैं, या फिर हिंदी में, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी आज से मैं क्लासेस शुरू कर रहा हूं, साथ साथ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों की क्लासें लगेगी। ठीक है, तो अब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स या इंडिकेटर्स क्या होते हैं बच्चों? इंडिकेटर्स होते हैं सूचक, सूचना देने वाले। क्या? सूचक। सूचक क्या होता है? जो सूचना देता है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर आर दोज indicator in which smell of the substance changes when added to acid or base। मतलब सूंघने वाले सूचक, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर को हम बोलते हैं सूंघने वाले सूचक। वो सूचक होते हैं जब उन्हें हम अम्ल में या सार के अंदर, अम्ल और सार का मतलब एसिड एंड बेस के अंदर डालते हैं, तो वो या तो अपनी स्मेल होती है उसे चेंज कर लेते हैं, या फिर उसे क्या कर लेते हैं बच्चों? खत्म ही कर देते हैं। उसके एग्जांपल आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। यहां पर मैं बता देता हूं, ऑनियन, प्याज होता है बेटा एक तो। ठीक है, वन मोर आप अपनी किताब में, बुक में देखना क्या होता है। ये दोबारा होमवर्क देता हूं आपको मैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। भाई, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस टर्म से आप क्या समझते हो? मतलब एसिड एंड बेस की स्ट्रेंथ से आप समझते हो कि एसिड कितना तकड़ा है, कितना तकड़ा एसिड है, कितना कमजोर एसिड है। तो स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, इसके लिए मैं 5-7 आपको एग्जांपल भी दूंगा और इसकी डेफिनेशन नहीं, इसको समझाने की कोशिश करता हूं। भाई, आपको पता है बच्चों, एसिड होता है वो H पॉजिटिव आयन देता है। एसिड का मतलब अम्ल होता है, वो क्या देता है बच्चों? H पॉजिटिव आयन देता है कि नहीं देता? और H पॉजिटिव आयन देने वाले को क्या कहते हैं हम? एसिड। अगर नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन ज्यादा मात्रा में दे, उसे क्या बोलते हैं हम? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? दैट acid which produce H positive in a large amount, which produce in a large amount। H positive जो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होता है बच्चों, उसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, अब एग्जांपल्स की बात करते हैं बच्चों। HCl होता है ना, HCl होता है। भाई, सब में H पॉजिटिव तो होगा, तभी हम उसे एसिड बोलेंगे ना। अब बात करते हैं कि लार्ज अमाउंट में कैसे प्रोड्यूस कर देते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड की एक टेंडेंसी होती है बच्चों, क्या? ये एक HCl होता है ना, क्या? लिक्विड स्टेट में
लिक्विड स्टेट में HCl होता है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों? क्योंकि वो सॉल्यूशन के अंदर आते ही पूरा का पूरा टूट जाता है, पूरा का पूरा टूट जाता है। तो H पॉजिटिव आयन पूरे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स H पॉजिटिव आयन के मिल गए कि नहीं मिल गए? अगर H पॉजिटिव आयन ज्यादा हो गए तो उसे क्या बोलते हैं हम? स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, जैसे कि H2SO4 देख लो बच्चों, H2SO4 ये क्या होते हैं? अगर एक H2SO4 का मॉलिक्यूल टूटता है तो हमें H2 है ना, तो 2 H पॉजिटिव देता है, तो मतलब ये और भी स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं मैं, नोट करो अपनी नोटबुक के अंदर बच्चों। एक क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में पूछा गया है कि HCl गैस एक एसिड है या नहीं? HCl गैस एक एसिड है या नहीं? और इसका आंसर मेरे को कल बताना आप। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ साथ हम बेस भी देख लेते हैं। यहां पर बेस भी लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो बेस की डेफिनेशन क्या होती है? दैट बेस विच प्रोड्यूस OH आयन, वो भी OH आयन नेगेटिव इन लार्ज अमाउंट इज नोन एज स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है? जो ज्यादा मात्रा में OH नेगेटिव आयंस देगा, OH नेगेटिव आयंस देगा, उसे हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। तो जैसे कि एग्जांपल NaOH, KOH, ये दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि ये सॉल्यूशन के अंदर जल्दी टूटते हैं और OH नेगेटिव आयन दे देते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार वीक एसिड की डेफिनेशन की बात करूं तो आप वीक एसिड की डेफिनेशन की बात करूं मैं, तो दोज एसिड in which H पॉजिटिव आयन रिलीज इन लेस अमाउंट। भाई अगर यहां पे बात कर रहा हूं मैं CH3COOH, ये कौन सा होता है बच्चों? वीक एसिड होता है। अब वीक एसिड क्यों होता है? अगर इसके 10 मॉलिक्यूल ले लूं मैं CH3COOH और इसे मैं सॉल्यूशन के अंदर डाल दूं तो क्या होगा? इसमें से कोई एक मॉलिक्यूल टूटेगा, क्योंकि वीक हो गया ना, तो उनमें से एक मॉलिक्यूल टूटा बच्चों, CH3COO नेगेटिव प्लस 1H पॉजिटिव। अब आप बताओ, यहीं में अगर 10 मॉलिक्यूल किसके लेता हूं? HCl के, तो क्या होगा? सॉल्यूशन में डालता हूं उसको मैं, तो क्या होगा बताओ मेरे को? 10 मोल ऑफ H पॉजिटिव एंड 10 मॉलिक्यूल ऑफ, यहां पे 10 मॉलिक्यूल ऑफ किसके? H पॉजिटिव के, यहां पर एक मॉलिक्यूल ऑफ H पॉजिटिव है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे आप? अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो ये पूरा का पूरा टूट जाता, तो वीक एसिड होता है, उसमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम होती है। क्या होती है? कम, कंसंट्रेशन कम होती है। अब एक टर्म आई है कंसंट्रेशन, उसको समझते हैं, कंसंट्रेशन को समझते हैं। और कंसंट्रेशन के साथ साथ 2 पॉइंट्स और हैं, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। क्या क्या 2 पॉइंट और है? कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। तो लेट अस स्टार्ट कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को बच्चे मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, कहीं ऐसा आपको लिखा मिले, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन। अब मैंने एक आपको बताया कि कंसंट्रेशन क्या होती है। हाँ, अभी बताने वाला हूं कंसंट्रेशन क्या होती है। कंसंट्रेशन का मतलब समझाऊं मैं। 1 लीटर के अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट है किस चीज के?
H पॉजिटिव आयन के तो उसे बोल देंगे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव आयंस के तो उसे बोल देंगे OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स आपने पढ़ा होगा। मोल्स की बात करूं, मोल्स को भी समझा दूंगा आपको मैं। नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, अगर 2 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में तो उसकी कंसंट्रेशन बच्चों क्या हो जाएगी 2। 3 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर के अंदर तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 3 मोलर। और अगर 4 लीटर प्रेजेंट है इन 4 लीटर, 4 मोल प्रेजेंट है इन 4 लीटर तो भाई 4 मोल प्रेजेंट है इन 4 लीटर, तो आप देखो कि 1 लीटर में 1 मोल प्रेजेंट है कि नहीं, तो इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी 1। अगर 3 लीटर प्रेजेंट है, 3 मोल प्रेजेंट है इन 2 लीटर तो पर लीटर कितना आ गया बच्चों 1.5 मोलर। अब आपको एक मोल्स को समझाना चाहता हूं, मोल्स क्या होते हैं और किस प्रकार काम करते हैं। तो मोल को समझने के लिए आप ध्यान से देखो, कंसंट्रेशन टर्म को समझ लिया आपने कि कंसंट्रेशन टर्म में कंसंट्रेशन का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन के 10 मोल प्रेजेंट है तो उसे बोलते हैं हम 10 मोलर कंसंट्रेशन। तो अब हम इस मोल को समझते हैं, मोल क्या होता है। अब आप बच्चों मेरे को ऐसे बताओ कि आपने सुना होगा डजन। डजन का मतलब क्या होता है, डजन या दर्जन, हिंदी में अच्छी तरह से बोलूं दर्जन, तो दर्जन का मतलब 12। आप बोलते हो दुकानदार को जाकर 1 दर्जन केले दे दो तो 12 केले देता होगा आपको वो। 1 दर्जन बनाना का मतलब 12 केले, मतलब हम ऐसे नहीं बोलते कि 12 केले दे, 1 दर्जन बोल देते हैं हम। तो मोल क्या होता है बच्चों, ये नंबर। अगर कोई पार्टिकल H पॉजिटिव, नंबर ऑफ H पॉजिटिव अगर 6.02 10⁻23, अगर H पॉजिटिव पार्टिकल्स, H पॉजिटिव के पार्टिकल इस संख्या के बराबर है तो हम बोल देते हैं इसे 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव। ये कोई जरूरी नहीं है पार्टिकल की है, अगर इतनी मात्रा में इंसान एक जगह जमा हुए हो तो उन्हें बोल सकते हैं 1 मोल मेंस वुमेन्स। कोई जरूरी नहीं है, अगर इतने 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 इतनी संख्या में कोई भी चीज हो, चेयर्स हो, उसे 1 मोल चेयर बोल सकते हैं। अगर H पॉजिटिव आयन हो इतनी संख्या में उसे 1 मोल बोल सकते हैं। अगर OH नेगेटिव आयन हो इतनी संख्या में तो उसे भी 1 मोल बोल सकते हैं। समझ रहे हो आप। कुछ भी मान लो आप, पेड़ पौधे हो इतनी संख्या में तो उन्हें 1 मोल ऑफ प्लांट्स बोल सकते हैं। ठीक है, मोल का मतलब समझ गए। अब बात करें कि कंसंट्रेशन को दोबारा समझते हैं हम। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर 6.02 10⁻23 H पॉजिटिव आयन हो तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बच्चों 1 मोल। 1 लीटर के अंदर 1 मोल तो मतलब सॉल्यूशन 1 मोल है। समझ गए। अगर
गुणा में 2 लगा दूं तो इसका मतलब 2 मोल, सॉल्यूशन 2 मोलर। समझ गए? अब 2 टर्म और है, आसान आसान टर्म है। डाइल्यूशन समझते हैं पहले, फिर कंसंट्रेटेड के बारे में बात करते हैं। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन को समझने के लिए आपको एक एग्जांपल समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं। ठीक है बच्चों, इसमें 1 लीटर पानी है, ठीक है, और 200 ग्राम शुगर है। ठीक है, क्या है? 200 ग्राम में शुगर है। तो आप मेरे को ऐसे बताओ, अगर इसके अंदर 1 लीटर पानी और डाल दूं, प्लस में 1 लीटर पानी और डाल दूं, तो इस वेसल के अंदर 1 + 1 2 लीटर पानी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अगर 1 लीटर में 200 ग्राम चीनी डाली हुई है तो मिठास कितना होगा? और उसमें 1 लीटर और पानी डाल दिया तो मिठास कम हो गया कि नहीं हो गया? मिठास कम हो गया कि नहीं हो गया? या मिठास कम हो गया? इसी चीज को हम डाइल्यूशन बोलते हैं। मतलब कोई चीज की कंसंट्रेशन को कम करना। अब कंसंट्रेशन को कम करना कैसे? देखो, अगर यहां पर 2 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर में, अगर 1 लीटर और डाल दिया तो मतलब 2 लीटर में, मोल तो चेंज नहीं हुए ना, 2 लीटर में 2 मोल, तो कंसंट्रेशन क्या हो गई? 1 मोलर। पहले क्या थी? 1 लीटर में 2 मोल का मतलब क्या होता है? 2 मोलर। अगर 1 लीटर पानी और डाल दिया आपने तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? 2 लीटर में 2 मोल। पर लीटर मोल कितना हुआ? 1 हुआ कि नहीं हुआ? मतलब कंसंट्रेशन कम हो गई। इसे ही तो डाइल्यूशन बोलते हैं। अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें तो उसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे आप? डाइल्यूशन बेसिक टर्म है, ये समझनी बच्चों आपके लिए बहुत ही जरूरी होती है। ठीक है, और कल फिर हम आज का सेशन तो बच्चों यहीं खत्म करते हैं। कल हम पढ़ते हैं क्या? कल हम पढ़ते हैं पीएच स्केल के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीएच पैमाना या पीएच स्केल। और बताता हूं मैं आपको क्या पढ़ेंगे। एक रिएक्शन रही हुई हमारी, कौन सी? मेटल्स की बेस के साथ, वो पढ़नी है। और पीएच स्केल के बारे में कल पढ़ेंगे और 2 दिन के अंदर पीएच स्केल कंप्लीट हो जाएगा। तो आप साथ साथ पढ़ते रहिए, और अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए भी। कोई दिक्कत है, वो आपकी दिक्कत मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द सोल्व करूं। तो बच्चों, अब इस मतलब कोरोना टाइम में सबसे बेस्ट आइडिया है ऑनलाइन स्टडी। जितना आपको मटेरियल मिल रहा है तो आप उसे आसानी से पढ़ सकते हो। आप जैसे आके देखते हो, आपको 20 मिनट का वीडियो मिलता है। अगर आप स्कूल में होते तो कितने मिनट की क्लास लगती? 40 या 45 मिनट की क्लास होती है ना। तो 20 मिनट का काम आसानी से करो ना। जैसे कि आपकी एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से चल रहे हैं, तो आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ो साथ साथ। एनसीईआरटी के अंदर जो टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं बच्चों, वो करने बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी के बीच में जो क्वेश्चन आते हैं और लास्ट में जो क्वेश्चन आते हैं, वो करने बहुत जरूरी है। अगर वो मैं जैसे जैसे ये एसिड एंड बेस देयर सॉल्ट्स का चैप्टर शुरू है ना, तो साथ साथ वो क्वेश्चन करो। अगर आपको उन क्वेश्चनों में कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को बताओ, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो इस पेज नंबर पर, सर ये क्वेश्चन है हमें नहीं समझ में आ रहा, तो मैं करवा दूंगा। थैंक यू बच्चों। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो।